मानवता ने हमेशा चांद को अंतरिक्ष अन्वेषण की पहली सीढ़ी के रूप में देखा है। ये सभी खगोलीय पिंडों में सबसे निकट है, इसलिए इसे पहले बड़े कदमों के लिए एक स्वाभाविक लक्ष्य माना जाता था। चांद तक केवल कुछ दिनों में पहुंचा जा सकता है और पृथ्वी से संचार में केवल कुछ सेकंड की देरी होती है। यहाँ कोई हवा नहीं है, कोई मौसम नहीं है और अरबों वर्षों में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है। यही इसे प्रयोगों के लिए एक सुविधाजनक मंच बनाता है, ये समझने के लिए कि क्या मनुष्य अपने ग्रह से दूर रह पाएगा। साठ के दशक के अंत में इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। कुछ ही सालों में 12 अंतरिक्ष यात्री वहां गए और सतह पर केवल कुछ ही दिन रहे। उन्होंने पत्थर जमा किए, उपकरण स्थापित किए और मिट्टी का अध्ययन किया। इन मिशनों ने साबित किया कि इंसान हवा रहित परिस्थितियों में और तापमान के भारी उतार चढ़ाव में काम कर सकता है। लेकिन 1972 के बाद उड़ानें बंद हो गईं और कई दशकों तक चांद पर केवल स्वचालित उपकरण ही काम करते रहे। आज चंद्रमा पर वापसी प्रतीक के लिए नहीं बल्कि व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ क्रेटरों से बर्फ निकालकर उसे पानी और ऑक्सीजन में बदला जा सकता है। साथ ही नए ऊर्जा स्रोतों और वायु पुनर्चक्रण प्रणालियों के कामकाज की भी जांच की जा सकती है। यह दीर्घकालिक अड्डे बनाने और मंगल तक आगे की उड़ानों की तैयारी करने में मदद करेगा। चंद्रमा पर होने वाली गलती दूर के मिशनों की तुलना में कम खतरनाक और महंगी है, इसलिए इसे मानव जाति का प्रशिक्षण स्थल कहा जाता है। चंद्रमा के अन्वेषण में इस समय कई देश भाग ले रहे हैं। अमेरिकी नई मानवयुक्त उड़ानों की तैयारी कर रहे हैं। चीन अपने यान भेज रहा है और लोगों को भेजने की योजना बना रहा है। भारत और जापान ऐसे रोबोट बना रहे हैं जो सतह पर उतरकर उसका अनुसंधान करते हैं। यूरोपीय देश भविष्य के स्टेशनों के लिए उपकरण और मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं। निजी कंपनियां भी जुड़ रही हैं जो सस्ते रॉकेट और कैप्सूल का वादा कर रही हैं। इस प्रकार परियोजनाओं का एक विशाल जाल बन रहा है जहां हर कोई अपने अपने लक्ष्यों के लिए काम कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी ध्रुव के पास बेस बनाना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वहां के अंधेरे क्रेटरों में निकालने योग्य बर्फ मौजूद है और पास की ऊंची जगहों पर लगभग हमेशा सूरज की रोशनी पड़ती है, जिससे पानी और ऊर्जा दोनों मिलते हैं। जगह का चुनाव सावधानी से किया जाता है। सतह समतल होनी चाहिए, बड़े पत्थरों से मुक्त और पृथ्वी के साथ सीधा संपर्क बनाए रखने की सीमा में। यह भी महत्वपूर्ण है कि आसपास विभिन्न प्रकार की चट्टानें मौजूद हों, क्योंकि चंद्रमा पूरे सौर मंडल का इतिहास संजोए हुए है। चंद्रमा पर भविष्य के बेस मॉड्यूलों से बनाए जाएंगे। इन्हें रॉकेटों से पहुंचाया जाएगा और आपस में गलियारों से जोड़ा जाएगा। विकिरण से बचाव के लिए मॉड्यूलों को चंद्र मिट्टी से ढका जाएगा। रेगोलिथ से सीधे ब्लॉक प्रिंट करने के विकल्प पर भी विचार हो रहा है। एयरलॉक बहुत जरूरी है, जहां अंतरिक्ष सूट रखे और साफ किए जा सकें ताकि धूल अंदर न जाए। पूरी योजना इस तरह से बनाई जा रही है ताकि बेस को नए सिरे से शुरू किए बिना धीरे धीरे बढ़ाया जा सके। चंद्रमा पर माल बड़ी रॉकेटों की मदद से पहुंचाया जाता है। चंद्रमा की कक्षा में वे लैंडिंग मॉड्यूल में स्थानांतरित होते हैं जो सतह पर उतरते हैं। यह सबसे खतरनाक चरण है। इंजनों के जेट से धूल उड़ती है जो उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए लैंडिंग के लिए पहले से ही मजबूत और समतल जगहें चुनी जाती हैं और माल के वजन को सीमित किया जाता है। प्रत्येक अतिरिक्त टन के लिए बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। फिलहाल ऐसी उड़ानें जटिल और दुर्लभ हैं, लेकिन धीरे धीरे वे सस्ती होती जाएंगी। चंद्रमा पर हवा नहीं है और न ही विकिरण से कोई सुरक्षा है। दिन में सतह 100 डिग्री से ज्यादा गर्म हो जाती है, जबकि रात में ये -170 डिग्री से नीचे ठंडी हो जाती है। ये चक्र प्रत्येक लगभग 2 सप्ताह तक चलते हैं। चंद्रमा की मिट्टी अत्यंत बारीक नुकीले कणों से बनी है जो उपकरणों में घुसकर उन्हें जाम कर देते हैं और सूट के जोड़ों को खराब कर देते हैं। इसलिए काम के लिए एक ऐसे स्पेस सूट की आवश्यकता होती है जो दबाव बनाए रखता है, शरीर को ठंडा रखता है और ऑक्सीजन देता है। इसके बिना व्यक्ति कुछ ही सेकंड में मर जाएगा। चंद्रमा पर पानी का मुख्य स्रोत अंधेरे क्रेटरों में जमी बर्फ होगी, जिसे निकालकर पिघलाया जाएगा। पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित कर हवा बनाई जाएगी। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए और हाइड्रोजन ईंधन के लिए होगा। इसके अतिरिक्त बेस के भीतर हवा और पानी को पुनर्चक्रित किया जाएगा, जहां सांस, पसीना और संघनन वापस चक्र में लाए जाएंगे। नुकसान तो फिर भी होगा, इसलिए आपूर्ति की आवश्यकता है, नहीं तो कोई भी रिसाव जानलेवा खतरा बन जाएगा। ऊर्जा जीवन का आधार है। ध्रुवीय चोटियों पर सूरज लगभग हमेशा चमकता रहता है, इसलिए वहां सौर पैनल लगाए जाते हैं। परंतु धूल उन्हें ढक लेती है, जिससे उनकी दक्षता कम हो जाती है। अंधेरे क्रेटरों और लंबी रातों के लिए कॉम्पैक्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की योजना बनाई जा रही है।
ऊर्जा को बैटरियों और ऊष्मा भंडारों में संग्रहित किया जाएगा। सब कुछ दोहराया जाना चाहिए। यदि प्रणाली बंद हो जाती है तो आधार तुरंत जम जाएगा या अत्यधिक गर्म हो जाएगा। यह विश्वसनीयता शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। अभी तक चंद्रमा पर केवल पृथ्वी से नियंत्रित छोटे रोवर ही चले हैं जिन्होंने सतह का अन्वेषण किया है, पर वहां सड़कें नहीं हैं। भविष्य में विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाने की योजना है। बेस के पास काम करने के लिए हल्के प्लेटफॉर्म और लंबी दूरी की यात्राओं हेतु वायुरोधी केबिन जहां बिना स्पेससूट के सांस लेना संभव हो। नुकीले धरातल को सहने के लिए पहियों को मजबूत बनाना पड़ेगा, और तो और ऐसे वाहनों पर भी विचार किया जा रहा है जो क्रेटरों के ऊपर से उछलेंगे या उड़ेंगे। आज चांद पर रोबोट सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वे सतह पर उतरते हैं, मिट्टी का अध्ययन करते हैं और तस्वीरें भेजते हैं। कुछ उपकरण पहले ही कई किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और यहां तक कि नमूने पृथ्वी पर वापस ला चुके हैं। चांद के सुदूर भाग पर जहां संचार नहीं है, पुनरावर्तकों का उपयोग किया जाता है। भविष्य में रोबोट ही पहले निर्माता होंगे। वे जगह तैयार कर सकेंगे, एंटीना लगा सकेंगे और इलाके की जांच कर सकेंगे। ऐसी मशीनें जितनी बेहतर होंगी उतना ही लोगों के लिए काम आसान हो जाएगा। बेस के अंदर लोग सामान्य दबाव और तापमान पर रहेंगे। नींद और जागने के सामान्य क्रम को बनाए रखने के लिए प्रकाश व्यवस्था कृत्रिम होगी। हवा को फिल्टर और रिसाइकलिंग से साफ किया जाएगा और भोजन का कुछ हिस्सा हाइड्रोपोनिक्स में उगाया जाएगा, जैसे सलादहरी सब्जियां और सामान्य सब्जियां। बाकी का बाहर से लाना होगा। जगह पनडुब्बी की तरह तंग होगी, लेकिन सब कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया गया है ताकि हर कोई सुरक्षित रूप से काम कर सके और आराम कर सके। चंद्रमा की खोज में अब सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि निजी व्यवसाय भी जुड़ रहे हैं। निजी कंपनियां पहले ही रॉकेट लॉन्च कर रही हैं और पहले की तुलना में सस्ते में सामान पहुंचा रही हैं। भविष्य में वही उपकरण ले जा सकेंगी, सौर फार्म बना सकेंगी और यहां तक कि संचार सुविधाएं भी प्रदान कर सकेंगी। प्रतिस्पर्धा से कीमतें कम होती हैं और प्रगति तेज होती है। सरकारें विज्ञान और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जबकि कंपनियां लॉजिस्टिक्स और सेवा का काम संभालती हैं, जिससे ऐसा मेल जोल चंद्रमा की खोज को अधिक यथार्थवादी बनाता है। यद्यपि संधियां चंद्रमा पर हथियार तैनात करने पर प्रतिबंध लगाती हैं, फिर भी सैन्य हित मौजूद हैं। संचार, नेविगेशन और निगरानी प्रौद्योगिकियां जो विज्ञान के लिए आवश्यक हैं, सेना के लिए भी आसानी से लागू होती हैं। चंद्रमा रडार और अंतरिक्ष निगरानी के लिए एक सुविधाजनक बिंदु बन सकता है। यही कारण है कि देश यहां अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इतने सक्रिय रूप से प्रयासरत हैं। संघर्षों से बचने के लिए सामान्य नियम बनाए जाते हैं और कार्यक्षेत्रों के बारे में डेटा प्रकाशित किया जाता है। चंद्रमा पर खनन की बात करते समय आमतौर पर स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने का ही मतलब होता है। मिट्टी से निर्माण खंड बनाए जा सकते हैं, बर्फ को पानी और ऑक्सीजन में बदला जा सकता है और ऑक्सीजन का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। कभी कभी हीलियम-3 का भी जिक्र होता है जो मिट्टी में मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता कि इसे ऊर्जा के लिए कैसे उपयोग किया जाए। अगले कुछ दशकों में मुख्य लक्ष्य ये सीखना है कि जो कुछ भी पैरों के नीचे उपलब्ध है उसका उपयोग कैसे करें ताकि पृथ्वी से सब कुछ न लाना पड़े। चंद्रमा का उपनिवेशीकरण शहरों और लाखों निवासियों से नहीं बल्कि छोटी टीमों की स्थायी मौजूदगी से है। शुरुआत में ये छोटे मिशन होंगे, फिर मौसमी अभियान और उसके बाद ऑर्बिटल स्टेशन की तरह बारी बारी से आने वाले दल। मुख्य शर्त यह है कि बेस को पृथ्वी की निरंतर सहायता के बिना भी काम करना होगा। पानी निकालना, हवा को पुनर्चक्रित करना और उपकरणों की मरम्मत करना। यदि ये संभव हो पाता है तो चंद्रमा मनुष्यों के लिए एक सच्चा दूसरा घर बन जाएगा। चंद्रमा पर जीवन केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक चुनौती भी होगी। मॉड्यूल की दीवार के पीछे सिर्फ खालीपन और एक बेजान सतह होगी। आकाश हमेशा काला रहेगा और पृथ्वी एक अचल बिंदु की तरह टिकी रहेगी। अलगावतंग जगहें और नीरसता आसानी से थकान और तनाव को जन्म देती हैं। इसलिए चालक दल को एक समय सारणी प्रियजनों से संपर्क, खेल, प्रशिक्षण और आराम क्षेत्रों की आवश्यकता होगी। ये सब पानी और ऑक्सीजन जितना ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा लोग जल्द ही मानसिक रूप से टूट जाएंगे। कम गुरुत्वाकर्षण हड्डियों और मांसपेशियों के क्षय का कारण बनता है, इसलिए चंद्रमा पर प्रतिदिन व्यायाम करना आवश्यक होगा। पृथ्वी की तुलना में विकिरण का स्तर अधिक होने के कारण मॉड्यूलों को मिट्टी से ढका जाएगा और सौर ज्वालाओं के लिए विशेष आश्रय बनाए जाएंगे। चंद्रमा पर चिकित्सा व्यवस्था अधिकतम स्वायत्त होगी, जिसमें विश्लेषक, अल्ट्रासाउंड और प्राथमिक उपचार के साधन शामिल होंगे। लोगों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि पृथ्वी पर निकासी में घंटों नहीं बल्कि दिन लगेंगे।
चंद्रमा पर बच्चों का जन्म अभी संभव नहीं है। वैज्ञानिकों को नहीं पता कि कम गुरुत्वाकर्षण और विकिरण गर्भावस्था और बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करेंगे। मनुष्यों पर कोई प्रयोग नहीं किए गए हैं और जानवरों पर किए गए प्रयोगों ने हड्डियों तथा अंगों के लिए जोखिम दिखाए हैं। इसे सुरक्षित बनाने के लिए फिलहाल न तो तकनीकें उपलब्ध हैं और न ही चिकित्सा। इसलिए अगले कुछ दशकों तक चंद्रमा पर बच्चों के बारे में बातें केवल एक परिकल्पना और दूर के भविष्य की एक चुनौती बनी रहेंगी। रोबोट चंद्रमा पर मनुष्यों के मुख्य सहायक बनेंगे। पृथ्वी से सिग्नल लगभग 1 सेकंड में आता है, इसलिए मशीनों को अधिकतम स्वायत्तता से काम करना होगा। वे डेटा एकत्र करेंगे, माल ढोएंगे, प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उपकरणों की मरम्मत करेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऊर्जा वितरित करने, प्रणालियों की निगरानी करने और खराबी के बारे में चेतावनी देने में मदद करेगी। रोबोट जितने अधिक नियमित कार्य संभालेंगे, चालक दल के लिए जीवन उतना ही सुरक्षित और सरल हो जाएगा। चंद्रमा पर सबसे मूल्यवान स्थान बर्फ और निरंतर प्रकाश वाले क्षेत्र हैं। विभिन्न देश ठीक उन्हीं स्थानों के लिए प्रयासरत हैं। टकराव से बचने के लिए लैंडिंग जोनों का समन्वय करना और ठिकानों के बीच दूरी बनाए रखना होगा। यहां तक कि एक असावधानीपूर्ण लैंडिंग भी धूल उड़ा सकती है और पड़ोसी उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है। चंद्रमा पर व्यवहार के नियमों पर पहले से ही चर्चा हो रही है, लेकिन पूर्ण सहमति नहीं मिल पाई है और संघर्षों का जोखिम ऊंचा बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार चंद्रमा किसी एक देश की संपत्ति नहीं हो सकता, लेकिन उस पर संसाधनों का खनन निषिद्ध नहीं है और यही विवादों को जन्म देता है। कुछ का मानना है कि कंपनियों को अपने निकाले गए संसाधनों का स्वामित्व रखने का अधिकार है, जबकि अन्य कड़े नियंत्रण की मांग करते हैं। फिलहाल कोई सामान्य नियम नहीं है और ये एक कानूनी शून्य पैदा करता है। अराजकता से बचने के लिए चंद्रमा पर सभी गतिविधियों के लिए सामान्य कानूनों और एक रजिस्टर की आवश्यकता है, अन्यथा विवाद और अविश्वास शुरू हो जाएगा। चंद्रमा दूर की उड़ानों के लिए एक तैयारी का आधार बनेगा। यहां संसाधनों का खनन, विकिरण से बचाव, बेस का निर्माण और एकांत में काम करना सब कुछ आजमाया जा सकता है। यहीं पर स्थानीय रूप से निकाले गए ऑक्सीजन और पानी से रॉकेटों में ईंधन भी भरा जा सकता है। मंगल पर जाने में महीनों लगेंगे, जबकि चंद्रमा सिर्फ कुछ दिनों की दूरी पर है। इसलिए चंद्रमा पर परखी गई हर तकनीक उस पल को करीब लाएगी जब इंसान आगे लाल ग्रह की ओर जा पाएगा। अगर आपको ये दिलचस्प लगा तो 10 मिनट के चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सब कुछ कम समय में और सीधे मुद्दे पर बताते हैं। बाय।